गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि आपने पीछे लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप और कवितावली का उत्तरकांड पढ़ा बेटा, तुलसीदास द्वारा रचित था। जो आज हम रुबाइयाँ जो कविता है आप में दी गई है इसके सिलेबस में, उसमें फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयाँ और दूसरा है गज़ल, दोनों आएंगी बेटा। तो रुबाइयाँ होती हैं बेटा, उर्दू और फारसी का एक छंद है ये, या लेखन शैली कहें। इसके अंदर 4 पंक्तियाँ होती हैं। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है। पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है और तीसरी पंक्ति जो होती है बेटा वो स्वच्छंद होती है, आज़ाद होती है। रुबाइयाँ जो है वो उर्दू फारसी का एक छंद है बेटा। और इसके अंदर क्या बताया गया है बेटा, 4 जो पंक्तियाँ होती हैं उसमें पहली, दूसरी और चौथी के अंदर तुक मिलाया जाता है और तीसरी जो पंक्ति होती है वो स्वच्छंद होती है, आज़ाद होती है बेटा। तो रुबाइयाँ पढ़ने से पहले मैं इसके कवि परिचय के बारे में बताना चाहूँगा बेटा। फिराक गोरखपुरी उर्दू और फारसी के सुप्रसिद्ध शायर हैं। उनका जन्म 1896 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में हुआ था। उनका मूल नाम रघुपति शाह था। उन्होंने राम कृष्ण की कहानियों से अपनी शिक्षा को आरंभ किया और बाद में अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी भाषाओं में शिक्षा प्राप्त की। 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्त किए गए, लेकिन गांधी जी के स्वराज्य आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया बेटा। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें कुछ समय के लिए जेल भी जाना पड़ा था बेटा। ठीक है, इनका जन्म 1896 में हुआ। डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्ति भी हुई। स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया, इसी कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा था बेटा। उनको गुले नगमा रचना पर, जो गुले नगमा उनकी रचना है बेटा, उनके ऊपर साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ और सोवियत नेहरू पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। 1983 में इस महान शायर का निधन हो गया बेटा। जो इनकी प्रमुख रचना है उर्दू फारसी के सुप्रसिद्ध शायर की गुल नगमा और बजमे जिंदगी, रंगे शायरी और उर्दू गज़ल आदि हैं बेटा। फिराक गोरखपुरी उर्दू भाषा के श्रेष्ठ शायर कहे जा सकते हैं बेटा। उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों और नई भाषाओं का प्रयोग किया है। इनकी भाषा में उर्दू, फारसी, खड़ी बोली, हिंदी और देशज भाषाओं का मिश्रण देखा जा सकता है। मुहावरों से इनकी जो भाषा है वो ओतप्रोत है बेटा। यही नहीं, फिराक गोरखपुरी ने अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा अलंकारों का भी सफल प्रयोग किया है। रुबाई और गज़ल लिखने में इनको महारत हासिल थी बेटा। तो इसी प्रकार से फिराक जो गोरखपुरी है बेटा, ये उर्दू फारसी के पहुँचे हुए एक शायर हुए हैं बेटा। इनका जो मूल नाम बताया है रघुपति शाह, ठीक है। और उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी भाषाओं में इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी, इसके कारण इन्हें डिप्टी कलेक्टर की नौकरी भी मिली थी, लेकिन बाद में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था बेटा। तो इसी प्रकार से फिराक जो गोरखपुरी है वो हमारे स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए एक शायर हैं बेटा। और आज हम जो रुबाइयाँ उनके द्वारा रचित है वो पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर ये दिखाया गया है कि बेटा माँ अपने आंचल में खिलखिलाते हुए बच्चे को देखकर कितनी खुश होती है और उसकी तुलना कभी चांद से करती है, क्योंकि चांद का टुकड़ा बहुत प्यारा, चांद का टुकड़े के समान उसको मानती हैं और उसको किस प्रकार से आंगन में खिलाती हैं, कभी नहलाती है, कभी उनके बालों को कंघी से ठीक करती हैं, कभी बच्चा उसके मुंह को प्यार से देखता है
और कभी घुटनों में लेकर उसे कपड़े पहनाती हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस कविता, इस रुबाइयों के अंदर जो उर्दू फारसी का एक लेखन शैली है बेटा, इसके अंदर 4 पंक्तियाँ, जो पहली जो आपके सिलेबस में रुबाइयाँ नंबर 1 पे दी गई है बेटा, इसमें हम देखेंगे कि जो बराबर में चित्र है बेटा, इसके अंदर ये दर्शाया गया है कि माँ अपने बेटे को किस प्रकार से गोद में लेकर, और सामने जो दर्पण दिखाई दे रहा है बेटा छोटा सा ही, इसके अंदर इसको दिखा रही है चांद को, और चांद का चेहरा दिखा करके, क्योंकि यह क्या करता है, चांद लेने के लिए मतवाला हो जाता है। जब आंगन में लेकर इसको खड़ी है गोद में लिए हुए, तब वह जब चांद लेने के लिए मचलता है बेटा, चांद लेने के लिए जिद करता है, हठ करता है, तब वह उसको बहकाने के लिए क्या करती है, दर्पण में ही उसका चेहरा दिखा देती है और कहती है कि चांद ही तेरे पास आ गया है। तो यहाँ पर देखना बेटा, पहली रुबाई में क्या कहा है, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी। कौन खड़ी है? माँ बेटा। माँ अपने चांद के टुकड़े जैसे बेटे को आंगन में लेकर खड़ी हुई है। चांद के टुकड़े के समान बेटे को लिए हुए खड़ी है, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। वह उसे अपनी गोद में लिए हाथों पर झुलाती है, गोद में ले रही है और हाथों पे झुला रही है। रह रह के हवा में लौका देती है। वह कभी तो हाथों से उसे झूले देती है तो कभी गोद में बिठा लेती है, अर्थात कभी हाथों पे झुलाती है तो कभी उसे गोद में उठा लेती है। रह रह के हवा में जो लौका देती है, वह माँ जो है रह रह करके हवा में उसे लौका देती। लौका देने का मतलब उछालना बेटा, हवा में उसको उछाल देना। कभी वह हवा में ऊपर उछाल देती हैं। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। उस समय खिलखिलाते हुए बच्चे की हंसी चारों ओर गूंज उठती है बेटा। तो इसी प्रकार जिससे माँ की खुशी और भी अधिक क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। कई बार आपने देखा होगा छोटे बच्चे को जब माँ जो है उसको खिला रही होती है, कभी आंगन में खड़ी होकर के, कभी गोद में उठाती है तो कभी अपने हाथों पे उसे झुलाती हैं, और फिर क्या है कि उसको हवा में उछाल देती है। हवा में ऊपर उछालते ही बच्चा क्या करता है बेटा, खिलखिलाकर हंस देता है, और हंसने पर माँ भी खुशी से क्या हो जाती है, पागल हो जाती है, और उसकी खुशी और भी बढ़ जाती है बेटा। तो यही कहा गया है कि शुरुआत में ये दर्शाया है बेटा कि चांद के टुकड़े के समान अपने बेटे को आंगन में लेकर के माँ खड़ी है। कभी वह उसे हाथों पे झुलाती है तो कभी उसे गोद में बिठा लेती है बेटा। रह रह के हवा में लौका देती है। कहने का भाव है कि कभी उसको हाथों में झुलाना और कभी उसको गोद में बिठाना बेटा। फिर उसको कभी हवा में झोंका दे करके हवा में उसे उछाल देती है। हवा में उछलते ही बच्चा क्या करता है, खिलखिलाकर हंसने लगता है, और चारों ओर उसकी गूंज जो खिलखिलाती हुई हंसती हुई चारों ओर गूंज उठती है, जिससे माँ की खुशी और भी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से आपने देखा बेटा इस रुबाई में, रुबाई के बारे में मैंने बताया था बेटा, जो 4 पंक्तियों की एक उर्दू और फारसी में लिखी हुई लेखन शैली है। तो आंगन होता है, जो अपना आंगन होता है बेटा, देखा होगा आपने, हर घर में होता है छोटा मोटा आंगन, तो वही उसी के लिए कहा है, अपने घर के आंगन में लेकर जो खड़ी है। तो इस प्रकार से क्या कहा गया इस रुबाई में, कवि ने बच्चे को चांद का टुकड़ा कहा है, जो अत्यंत ही सार्थक बन पड़ा है बेटा। और कवि ने बच्चे के प्रति माँ का जो वात्सल्य भाव प्रकट किया है, और बाल सुलभ क्रियाओं का भी सुंदर चित्रण किया है। ठीक है, माँ का वात्सल्य झलकता हुआ दिखाई देता है, तो साथ में क्या है बेटा कि माँ का साथ में बाल सुलभ जो क्रियाएं हैं, जो बच्चे क्रियाएं करते हैं बेटा, ठीक है, उस प्रकार से तो उनका भी सुंदर चित्रण किया है। ठीक है, सहज सरल और भाषा का जो उन्होंने प्रयोग किया है बेटा इसमें। ठीक है, रुबाई छंद का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पहली रुबाई के अंदर उन्होंने जो माँ के आंचल में खिलखिलाते हुए बच्चे का बड़ा ही रोमांचकारी चित्रण किया है। ठीक है बेटा।
दूसरी रुबाई में बेटा कवि ने, फिराक गोरखपुरी ने, ये दर्शाया है कि किस प्रकार से माँ के जो आंचल में बच्चे की खुशी है वो दुगनी हो जाती है, और माँ भी अपने बच्चे को इस भाव से देखती है तो उसके भी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है बेटा। तो नहला के छलके निर्मल जल से, नहला के निर्मल होता है बेटा साफ स्वच्छ, ठीक है, साफ स्वच्छ निर्मल जल से। जब माँ जो है हिलते हुए स्वच्छ और साफ पानी में छलकता छलकता, छलक के छलके कमल छलकता हुआ, ठीक है, साफ सुथरे पानी से नहला करके, नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए केशों में कंघी करके, अर्थात जब उसके केश वो होता है बालों में, जब उसके उलझे हुए बाल जो होते हैं उनमें कंघी करके, जो बाल उलझे हुए थे बेटा उनमें वो कंघी करके क्या करती हैं, उसे सुलझाती हैं, बालों में कंघी करती हैं। और किसी प्यार से देखता है बच्चा मुंह को। जब माँ अपने बच्चे को क्या करता है बेटा कि जब घुटनियों में लेकर पहनाती कपड़े हैं, जब घुटनियों में लेके पिन्हाती माने पहनाना, किसी प्यार से देखता है बच्चा मुंह को। जब घुटनियों में, जब घुटनियों में माने घुटनों में, जब घुटनों में लेकर के अपनी गोद में लेकर के वह उसे साफ सुथरे कपड़े पहनाती हैं, उसे कपड़े पहनाती है तो बच्चा बड़े प्यार से अपनी माँ के मुंह को देखता है, माँ के मुंह की तरफ वह देखता रहता है। तो यहाँ पर यह दर्शाया है कि माँ, बच्चे के प्रति जो माँ का वात्सल्य है वो बड़ा ही रोमांचकारी है बेटा। जब बच्चा नहला करके छलके माने क्या होता है बेटा, हिलते हुए, छलकता हुआ, हिलता हुआ, और निर्मल माने स्वच्छ, साफ पानी में, साफ सुथरे पानी में नहला करके, और उसके बालों में कंघी करके, उलझे हुए बालों में कंघी करके, जब वह अपने घुटनों में लेकर उसे क्या पिन्हाती कपड़े माने कपड़े पहनाती है, जब माँ उसे अपनी गोद में लेकर के कपड़े पहनाती है तो बच्चा जो है उसके मुंह को बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से अपनी माँ के मुंह को देखता है। बच्चे को नहलाने और कपड़े पहनाने में माँ को जो प्रसन्नता प्राप्त हो रही है उसका भाव जो है बच्चा उसकी तरफ, उसके मुंह की तरफ प्रेम से, प्यार से, लगाव से देखता हुआ हमें ये प्रदर्शित करता है कि माँ और बच्चे का जो असीम लगाव है वो कवि ने कितना वात्सल्य रूप में प्रकट किया है बेटा। क्योंकि एक साफ जल से उसको नहलाती है और फिर उसके उलझे हुए बालों में कंघी करती हैं और उसको गोद में बैठा करके, अपने घुटनों में बैठा करके जब बड़े प्रेम से क्या करती है बेटा, कपड़े पहनाती हैं, तो बच्चा उसके मुंह की ओर टकटकी लगाए बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से देखता रहता है। अर्थात बच्चे को नहलाने और कपड़े पहनाने से माँ को अत्यधिक प्रसन्नता प्राप्त हो रही है। यहाँ पर इस भाव का जो वात्सल्य भाव जो है उसका बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से उर्दू मिश्रित साहित्यिक भाषा जो है उसका प्रयोग यहाँ किया है बेटा। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि फिराक गोरखपुरी ने यह दर्शा दिया है कि एक माँ अपने बेटे को देख करके कितनी प्रसन्नता उसको मिलती है बेटा माँ को, और वह जब किसी भी बात को ये देख लेता है कि माँ जब प्रेम से अपना झरना बहा रही है, वात्सल्य का झरना बहा रही है, तो बच्चा भी उसे बड़े प्रेम से देखता है बेटा। तो इस प्रकार से दूसरे जो वो दिया है, दूसरी जो रुबाई है इसके अंदर ये दर्शाया है कि किस प्रकार से घुटनों में लेकर कपड़ा पहनाना शायर की विशेष देन है। बच्चे की प्रत्येक गतिविधि से माँ की प्रसन्नता हमें झलकती हुई दिखाई देती है। नहलाना, कंघी करना, बाल सुलझाना, कपड़े पहनाना आदि सभी कार्य जो हम एक छोटा बच्चे के रूप में माँ जो उसको करती है वो दर्शाए गए हैं कि किस प्रकार से पहले नहलाना, फिर कंघी करना, फिर बाल सुलझाना और फिर कपड़े पहनाना। ये क्रमबद्ध कार्य हैं इनके।
ठीक है, एक के बाद एक कार्य जो है वो दर्शाए गए हैं। ठीक है, तो पहले जो रुबाई थी उसमें आपने दिखाया था बेटा लौका देना, लौका देना का हवा देना या उसको उछाल देना बेटा, गोद भरना आदि लोक प्रचलित शब्द हैं। गोद भरना अर्थात गोद में खिलाना। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो गोद भरी माने का मतलब है गोद में लेकर के बेटा, गोद को में भर करके, जब कभी गोद में वह उसे भर लेती है बेटा, तो गोद भर लेना और लौका देना। उसमें पहले रुबाई में ये दर्शाया था कि वो लोक प्रचलित शब्द हैं बेटा। ठीक है, और दूसरा जो है, दूसरी में ये दिखाया बेटा कि नहलाना, कंघी करना, बाल सुलझाना और कपड़े पहनाना एक क्रमबद्ध रूप से जो कार्य हैं वो किए जाते हैं, वो कवि ने दर्शाए हैं बेटा। ठीक है, तीसरी रुबाई में बेटा क्या कहा गया है बेटा कि इसके अंदर बच्चे की जो चंचलता है और माँ का वात्सल्य है वो दर्शाया गया है बेटा। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नरम दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए बेटा। देखना किस प्रकार से, क्योंकि इसके अंदर हम देखते हैं कि जिस प्रकार से जब दिवाली पर्व आता है बेटा, शाम के समय दिवाली की शाम घर पुते हुए, दिवाली की शाम घर लिपे पुते और साफ सुथरे सजे धजे दिखाई हमें जब देते हैं, तो लोग घर में चीनी के सुंदर खिलौने लेकर आते हैं। चीनी के खिलौने, चीनी के जिस प्रकार से मूर्तियां, खिलौने आदि लेकर के आते हैं तो वे जगमगा रहे हैं। तो ये कहा है लोग घर में चीनी के सुंदर खिलौने लेकर आते हैं, वे खिलौने बड़े सुंदर हैं और देखने वाले के मुख पर हल्की चमक ले आते हैं। वो रूपवती मुखड़े पे एक नरम दमक, वो रूपवती किसके लिए कहा गया है बेटा? वो माँ के लिए कहा गया है। तो वो चारों तरफ क्या करती है कि जब चारों ओर मुखड़े पे एक क्या लेकर आती है बेटा? दमक लेकर आती है। तो इस प्रकार से ये कहा गया है कि वो जो है जब सायंकाल होती है तो वो जो घरौंदा एक मिट्टी का बना हुआ एक घर होता है, उसके अंदर वो खुश होकर के क्या करती है बेटे? देखने वाले के मुख पर जो हल्की चमक लेकर आते हैं जो खिलौने, चीनी के खिलौने, चारों ओर घर में खुशी का वातावरण छाया हुआ है। इन खिलौनों को देखकर क्या करता है? बच्चा खुश हो जाता है और माँ अपने छोटे बच्चे के मिट्टी के घर में दीपक जलाती है। ठीक है, तो वो रूपवती मुखड़े पे एक नरम दमक अर्थात एक प्रकार से प्रसन्नता, एक छोटी सी हल्की सी चमक जो है वो लेकर आती है। नरम माने हल्की सी, दमक माने चमक। वो एक माने एक छोटे से मुखड़े पर एक छोटी नरम माने बिल्कुल हल्की सी और चमक लेकर आती है वो रूपवती, वो माँ। उस बच्चे की माँ जो है अपने मुखड़े पर, अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लेकर के आती है और वो क्या करती है? बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। अर्थात बच्चे जो होते हैं वो मिट्टी से अपना घरौंदा बनाते हैं बेटा, और वो क्या करते हैं फिर? माँ के आगे जिद करते हैं, माँ से कहते हैं कि हमारे घर में भी दिया जलना चाहिए, हमारे घर भी अच्छे हैं, हमारे घर भी दिवाली के अवसर पर चमक रहे हैं, उनमें भी दिया जलना चाहिए। तो वो क्या करती है बेटा? वह मिट्टी का घरौंदा प्रकाश से उस मिट्टी के घर में दीपक जलाती है। बच्चे के घरौंदे में, बच्चे के जो घरौंदा है, मिट्टी का जो घर है, उसके अंदर बेटा क्या करती है? वो एक दीपक जलाती है, रोशनी करती है। दीपावली का पर्व घर की साफ सफाई और रोशनी का पर्व माना जाता है। इसलिए कहा गया है बेटा कि क्योंकि पहले हमारे यहाँ पर बेटा कच्चे मकान होते थे जिन्हें लिपा पोता जाता था और सजाया जाता था। ठीक है, उनकी लिपाई पुताई करके सजाया जाता था। तो और पहले जो प्रचलन था वो चीनी से बने हुए जो मिट्टी के खिलौने होते थे वो घर में लेकर आते थे और उनसे घर जगमगाने लगता था। वे खिलौने बड़े ही सुंदर लगते थे। वो रूपवती मुखड़े पे एक पति, वो का मतलब उसके लिए आया है, बच्चे की माँ के लिए आया है बेटा। तो इन खिलौनों को देखकर भी बच्चा क्या होता है? खुश होता है
तो क्या होता है, बच्चे की खुशी के बाद माँ को भी खुशी मिल रही है और वह एक हल्की सी मुस्कान, हल्की सी चमक जो है वो लेकर उसके चेहरे पर आती है। और वो क्या करती है, फिर बच्चे द्वारा जो घर बनाया गया है, मिट्टी का घर बनाया गया है, उसके अंदर क्या करती है, वह दीपक जलाती है, रोशनी करती है। दिवाली की संध्या के समय माँ छोटे से बच्चे के द्वारा बनाया गया मिट्टी के घर में दीपक जलाती है और रोशनी करती है बेटा। तो इसी प्रकार से वह मिट्टी का जो घर है बेटा, वो भी क्या होता है, जगमगा उठता है। तो यहाँ कवि ने जो दीपावली के पर्व की संध्या है उसकी सुंदरता का प्रभावशाली क्या किया है बेटा, वर्णन किया है। ठीक है, उर्दू मिश्रित साहित्यिक हिंदी भाषा का सफल प्रयोग है बेटा। तो इसी प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से दीपावली जो हमारा सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है भारतीयों का, उसका भी वर्णन किया गया है, जिसमें हम क्या करते हैं बेटा, साफ सफाई और कितने जगमगाहट रोशनी के साथ उसको मनाते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा बेटा कि जो प्रसन्नता माँ को मिल रही है वो दर्शाई गई है कि कवि ने दीपावली पर्व की जो शोभा है उसको भी दर्शाया है। और साथ में जो हमारे समाज में प्रचलित था बेटा, उस समय पर चीनी के मिट्टी के खिलौने जो लेकर लाए जाते थे, वे कितने सुंदर और चमकदार होते थे। तो इस आधार पे बेटा आप तीनों जो रुबाइयाँ पढ़ी हैं, 3 रुबाइयों के आधार पे प्रश्न नोट करें बेटा। रुबाइयाँ जो है वो किसकी रचना है? पहला प्रश्न है, रुबाइयाँ किसकी रचना है? दूसरा है, घर के आंगन में माँ अपने बेटे को कहाँ लिए खड़ी है? माँ अपने बेटे को कहाँ लिए खड़ी है? अगला प्रश्न है, बच्चे की हंसी से क्या गूंज उठता है? बच्चे की हंसी से क्या गूंज उठता है? अगला प्रश्न है, माँ बार बार हवा में क्या उछालती है? माँ बार बार हवा में क्या उछालती है? अगला है, माँ बच्चे को कैसे जल से नहलाती है? कैसे जल से नहलाती है? अगला प्रश्न है, किस पर्व पर घर लिपे पुते साफ सुथरे और सजे धजे होते हैं? किस पर्व पर घर लिपे पुते साफ सुथरे और सजे धजे होते हैं? अगला है, घर में किससे बने सुंदर खिलौने रखे हैं? घर में किससे बने सुंदर खिलौने जो हैं वो रखे हैं? और अगला प्रश्न है, रुबाइयाँ जो है इसमें किस गुण का प्रयोग हुआ है? ठीक है, प्रसाद जो गुण है बेटा उसका प्रयोग हुआ है। तो इसमें रुबाइयाँ हैं उसमें किस गुण का प्रयोग हुआ है और इसमें किस छंद का प्रयोग हुआ है ये भी बताना है आपने। रुबाई भी एक मैंने बताया था शुरुआत में ही बेटा, वो क्या है बेटा कि किसका मिला जुला हुआ, कि उर्दू और फारसी भाषा का एक मिला जुला हुआ मिश्रित जो है वो लेखन, एक छंद है, लेखन शैली है बेटा। तो ये प्रश्न बेटा आपने रफ कॉपी में नोट करने हैं और फिर इस YouTube को पढ़ करके बेटा इसके आंसर देने हैं। थैंक यू बेटा। ओके बेटा।